नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक भारत और आपके साथ मैं हूं राम बाबू गौतम। सातवें चरण का जो चुनाव है वो 1 जून को है और उसके बाद जो है 4 तारीख को जो है चुनाव परिणाम आएंगे। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो पूर्वांचल का हिस्सा है, पूर्वांचल का इलाका है, जहां पर आखिरी चरण का जो है मतदान होने जा रहा है 1 जून को, वहां पर 13 लोकसभा की सीटें हैं। लोकसभा का जो चुनाव है ये बहुत ज्यादा पूर्वांचल के हिस्से के लिए अहम है, क्योंकि पूर्वांचल का जो हिस्सा है वो खासकर दलित पिछड़ी जो जातियां हैं, जैसे पश्चिम का जो हिस्सा है वहां पर दलित और मुस्लिम मेजॉरिटी बहुत ज्यादा जो है वो संख्या में है। मतलब आप यूं कह सकते हैं कि पश्चिम के चुनाव को दलित और मुस्लिम मिलकर के प्रभावित करते हैं। लेकिन अगर आप इधर पूर्वांचल चले आएंगे तो पूर्वांचल में दलित और पिछड़ी जातियां जो है चुनाव को प्रभावित करती हैं। कुछ सीटों पर जो है वो अपर कास्ट के वोटर भी जो है वो चुनाव में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो पूर्वांचल का ये जो हिस्सा है जहां पर आखिरी चरण में 13 सीटों पर चुनाव होने जा रहा है, तो यहाँ पर 2009 का अगर इतिहास और रिजल्ट उठाकर देखें तो 2009 के लोकसभा चुनाव में यहाँ समाजवादी पार्टी को 5, बहुजन समाज पार्टी को 3, 5, 3, 8 और 2 सीटें कांग्रेस को मिली थी, 8, 2, 10। इसके अलावा 3 सीटें जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई थी, जो गोरखपुर, वाराणसी और उसके अलावा जो है देवरिया, गोरखपुर से सटी हुई एक और सीट है बांसगांव, गोरखपुर का ग्रामीण इलाका है। तो 3 सीटें वहां पर जो है वो भाजपा ने जीती थी। अब इन सब चीजों के साथ साथ एक चर्चा ये हो रही है कि जो 2019 का लोकसभा चुनाव, 2009 का जो लोकसभा चुनाव था, दरअसल 2009 के लोकसभा चुनाव में पता नहीं चल रहा था कि किसकी लहर है, कौन आ रहा है, किसकी उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें होंगी। तो जब 2004 में, 2009 में 2 बार यूपीए की सरकार हो चुकी थी, तो 2009 में कोई लहर नहीं थी, एकदम वोटर साइलेंट था। ठीक इसी तरीके से जिस तरीके से 2024 में है। मैंने करीब 24 से 25 जिलों का जो भ्रमण किया है, 24-25 सीटों पर गया हूं। वोटर इस बार बहुत साइलेंट है। आप अपर कास्ट वाले लोगों के यहाँ चले जाओ तो वो कहेंगे कि हम जो है भाजपा को वोट देंगे, कुछ कहेंगे बसपा को वोट देंगे। आप जो है यादव वोटरों के पास चले जाइए तो वो सपा का बताते हैं। उसके अलावा कुछ और लोगों के पास चले जाइए, वो गठबंधन कांग्रेस का बताते हैं। अनुसूचित जात के जो वोटर हैं वो आप चले जाइए, वो बसपा के लिए बताते हैं। लेकिन इन सब के साथ साथ वोटर जो है बहुत ज्यादा, अगर आप कहीं मार्केट में चले जाइए, मार्केट में अगर आप चुनाव विश्लेषण या कवरेज करने जाइए, लोगों से बातचीत करिए, तो जो वोटर है वो कैमरे पर बहुत कम बोल रहा था। मैं खुद इसका प्रत्यक्ष तौर पर गवाह हूँ। कुछ लोग बोलते हैं लेकिन बाकी लोग जो है वो खुलकर सामने नहीं आते। कुछ लोग कहते हैं कि बोल देंगे तो कहीं मुकदमा ना दर्ज हो जाए, वीडियो में जो है उनको चिन्हित करके भाजपा के नेता वहां केस न करवा दें। इस तरीके से लोग डरे और सहमे हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन जैसे ही मैं कैमरा बंद करता था उसके बाद लोग कहते थे इस बार जो है सरकार जो है वो बदलनी है, इस बार जो है। अच्छा, जब उनसे ये पूछो कि किसको बदलना है, किसको लाना है, तो कह रहे थे वो बाद में बताएंगे, वो फिलहाल अपना हमारा पर्सनल वो है, लेकिन फिलहाल सरकार बदलनी है। तो 2009 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें भी कमोबेश कुछ इसी तरीके की चीजें, कुछ इसी तरीके की सिनेरियो, कुछ इसी तरीके की जो है वो एक परिकल्पना जमीन पर तैयार हो रही थी। लेकिन जब 2009 के लोकसभा चुनाव आए तो उत्तर प्रदेश में 2009 का लोकसभा चुनाव ऐसा चुनाव था जिसमें ना तो किसी की लहर थी, ना तो जो है वो किसी के पक्ष में हवा चल रही थी। उत्तर प्रदेश की जनता ने सबको बराबर प्यार बांटा। मतलब ना तो किसी को बहुत ज्यादा खुश किया और ना ही तो किसी को बहुत ज्यादा निराश किया। 2009 का लोकसभा चुनाव एक तरीके से आप इसको न्यूट्रल इलेक्शन कह सकते हैं। मतलब अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग सीटों पर पब्लिक ने जो है हर पार्टियों को जो है वो बराबर जो है उसी के हिसाब से प्यार दिया। हर पार्टी को लोगों ने जो है पसंद किया। अब 2009 का जो लोकसभा चुनाव था उसमें समाजवादी पार्टी ने 23 सीटें जीती थी। 23, जी हाँ, 23 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती थी। उसके अलावा 21 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी ने जीत हासिल की थी। और उसके अलावा 21 सीटों पर ही कांग्रेस को भी जीत मिली थी। ये अपने आप में बड़ी बात है कि जिस उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का जनाधार नहीं है, जहां पर कांग्रेस जो है 2 और 1 सीटों पर आज सिमट गई है। 2014 में 2 सीटें और 2019 में जो है वो 1 सीट पर कांग्रेस सिमट गई थी। लेकिन इसी कांग्रेस को 2009 के लोकसभा चुनाव में 21 सीटें मिली थी, जो अपने आप में काफी हैरान करने वाला है। इसलिए 2009 का चुनाव अपने आप में एक अजीब सी प्रयोगशाला थी उत्तर प्रदेश में। सोचिए,
समाजवादी पार्टी को 23 और बसपा को 21। ये दोनों दल तो उत्तर प्रदेश के बड़े दल हैं, इनके लिए तो ये चीजें कही जा सकती है। लेकिन कांग्रेस का जहां पर उत्तर प्रदेश में जनाधार नहीं था, उसको भी 21 सीटें मिल गई। मतलब सपा बसपा कांग्रेस को मिलाकर के 65 सीटें जो है उत्तर प्रदेश की जनता ने दी। भारतीय जनता पार्टी का लगातार जो है उत्तर प्रदेश में जनाधार कम हो रहा था, जनाधार नहीं था। एक तरीके से आप यूं कह सकते हैं कि 1992 के बाद, बाबरी डिमोलिशन के बाद धीरे धीरे जो है उत्तर प्रदेश में भाजपा का जो, जब सपा और बसपा का गठबंधन हुआ तो उसके बाद भाजपा के लिए उत्तर प्रदेश में रास्ता जो है बहुत मुश्किल हो गया था। तो 2009 का लोकसभा चुनाव अपने आप में बहुत चौंकाने वाला चुनाव था, अपने आप में एक संदेश देने वाला चुनाव था कि उत्तर प्रदेश की जनता ने किस तरीके से सभी दलों को जो है वो बराबर हिस्सेदारी दी। तो इसी तरीके से अब 2009 का जो चुनाव है वो देखा जा रहा है और 2024 का जो चुनाव है उसकी आपस में कंपैरिजन की जा रही है, तुलना की जा रही है कि कहीं उत्तर प्रदेश की जनता जो है जिस तरीके से 2024 में इस बार साइलेंट है, 2009 में भी कमोबेश इसी तरीके के हालात थे, तो क्या जो 2009 में चुनाव नतीजे आए थे जिसमें सपा को 23, बसपा को 21 और भाजपा को जो है वो 15 सीटें मिली थी, तो क्या कुछ इसी तरीके के समीकरण, कुछ इसी तरीके का रिजल्ट इस बार 2024 में भी आने जा रहा है, जिसमें जो है सीटें जो हैं वो बराबर बराबर बटेंगी। मतलब ना तो यहाँ किसी की प्रचंड लहर है और ना ही तो जो है किसी की उतनी ज्यादा हालत खराब है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ने भी जाति समीकरण के हिसाब से बहुत अच्छे तरीके से चुनाव पश्चिम में जो है आप देखिए किस तरीके से मुस्लिम प्रत्याशियों को उतार करके कई सीटों पर भाजपा के सामने ब्राह्मण और ठाकुर प्रत्याशी दे करके, उसके अलावा पूर्वांचल में आप चले जाइए कितना बेहतरीन टिकट डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। उसके अलावा कांग्रेस और सपा ने भी बहुत ही ज्यादा मजबूती से इस चुनाव में लड़ा है, इंडिया गठबंधन ने भी काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। दूसरी तरफ भाजपा है, भाजपा के खिलाफ लोगों में नाराजगी तो है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है, एक वोटर ऐसा भी है, तबका ऐसा भी है जो सनातन और संस्कृति के नाम पर अभी भी भाजपा से जो है वो जुड़ा हुआ है, तो वो भाजपा को अभी इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं है। लेकिन हाँ ये तय है कि जिस चुनाव में एक समय था जब भाजपा जो है 75 और 63 सीटें, मतलब 2014 का लोकसभा याद कीजिए, 75 सीटें जीत करके भाजपा जो है आई थी। उसके अलावा सीटें जरूर भाजपा की 2019 वाले चुनाव में कम हुई थी, लेकिन इस बार उस तरीके की कोई लहर नहीं है। 2024 में भाजपा को जो कम्पैक्ट वोट है, जो काडर वोट है, जो उसके साथ धर्म के नाम पर जुड़ा है, सनातन संस्कृति, राम मंदिर आंदोलन, 370, ट्रिपल तलाक, इस तरीके की जो फैसले लिए गए हैं उनके नाम पर जो वोटर जुड़ा हुआ है वो तो भाजपा के साथ जुड़ा रहेगा। इसलिए 80 में से भाजपा के आसपास, भाजपा के पास भी 12 से 15 सीटों की गुंजाइश बचती है। तो इस बार 2024 का लोकसभा चुनाव अपने आप में काफी ज्यादा मायने है। भाजपा ने पूरा चुनाव पूरा दमखम लगा दिया है हैट्रिक लगाने के लिए। वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की तरफ से प्रचार किया गया, पब्लिक में मैसेज दिया गया कि संविधान और आरक्षण खतरे में है। वहीं बहुजन समाज पार्टी ने अपनी स्ट्रेटजी के साथ, अपनी जो है वो रणनीति के साथ, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के जरिए जो है चुनाव में बड़ा मैदान मारने की कोशिश की है। तो देखिए 2024 के जो लोकसभा चुनाव है क्या 2009 के नतीजों को दोहराएगा या फिर इस बार तस्वीर कुछ और पेश होने जा रही है। 2000 फिलहाल जो जिन 13 सीटों पर चुनाव होना है उनमें से सीटों के नाम भी आप समझ लीजिए। पूर्वांचल की जिन 13 सीटों पर 1 तारीख को वोट डाले जाएंगे उसमें से गोरखपुर, वाराणसी, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, मिर्जापुर, रॉबर्ट्सगंज, इन्हीं 13 सीटों में 1 जून को वोट पड़ने जा रहा है। 30 तारीख को शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। इन 13 सीटों में से 2009 में बहुजन समाजवादी पार्टी ने 5 सीटें जीती थी, बहुजन समाज पार्टी ने 3 जीती थी, कांग्रेस ने 2 सीटें जीती थी, उसके अलावा भाजपा ने यहाँ पर 3 सीटें जीती थी। तो ये 2009 के नतीजों के बेस पर एक एनालिसिस थी। ये जो है ऐसा लग रहा है कि 2009 का नतीजा भी उत्तर प्रदेश की जनता जो है दोहरा सकती है। 4 जून को जो पिक्चर है वो पूरी तरीके से सबके सामने आ जाएगी। आपको ये एनालिसिस कैसी लगी है, ये विश्लेषण कैसा लगा है, कमेंट करके जरूर बताएं। आपसे अपील है एक भारत को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें, जिससे कि शोषितों, पीड़ितों, वंचितों, मजलूमों की आवाज़ को सत्ता तक पहुंचाया जा सके। धन्यवाद।